नमस्कार। मैं डॉक्टर फुलसो राजेश पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय राजनांदगांव। मैं बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को इकाई 5 में छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश बस्तर का छिंदक नागवंश के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। बस्तर में छिंदक नागवंश का शासन सत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण शासन सत्ता माना जाता है। यह शासन 1023 से 1324 ईस्वी तक बस्तर अंचल में शासन सत्ता संचालित किया। इस भूभाग को चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। इनका राजधानी बारसूर था। ये जो छिंदक नागवंश के शासक हुए हैं, इनका गोत्र कश्यप था और इनके जो राष्ट्रध्वज पर झंडे तिरंगे जो होते थे, इसमें नाग सर्प चिन्ह अंकित होता था और व्यग्र धनुष बाण का भी अपने प्रतीक चिन्ह में उल्लेखित मिला है। इनका जो महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है इंद्रावती नदी का भूभाग। इंद्रावती नदी बस्तर अंचल में प्रवाहित होती है और इस नदी की गौरव गरिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। छिंदक नागवंश के शासकों की सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों का केंद्र इंद्रावती नदी का भूभाग को माना गया है। इंद्रावती नदी के उत्तर और दक्षिण में 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उत्तर के जो शिलालेख मिले इंद्रावती नदी के उत्तर में संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि रही है और दक्षिण के शिलालेख में तेलुगु भाषा, दक्षिणी भूभाग पर तेलुगु भाषा को जानने वाले लोग रहे होंगे। इनका जो प्रारंभिक गतिविधि कब से संचालित इस भूभाग में माना जाता है, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुख्यतः ये कोरापुट नामक अंचल पर दृढ़ता से मजबूती के साथ अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया होगा, उसके बाद शासन सत्ता संचालन किया होगा, ऐसा माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब इन्होंने शासन सत्ता संचालन किया, उसके पहले ये कहाँ रहे होंगे, तो दक्षिण भारत के कन्नड़ के भूभाग पर इनका शासन सत्ता संचालन हो रहा था और वहां से इन्होंने आकर के बस्तर के अंचल में शासन सत्ता स्थापित की और यहीं से अपना शासन सत्ता व्यवस्थित किए। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो मैं आप लोग का ध्यान इतिहास जानकारी करने के जो स्रोत हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। बस्तर अंचल में जो शासन सत्ता संचालन करने वाले छिंदक नागवंश के शासक हुए हैं, इनके 28 ताम्रलेख पत्र प्राप्त हुए हैं। शिलालेख अलग अलग शासक के शासनकाल में उपलब्ध हुए हैं, अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं। इनसे छिंदक नागवंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं आप लोग को प्रसिद्ध शासकों की वंशावली के बारे में यहाँ पर जानकारी प्रदान करूंगी। प्रसिद्ध शासक जो हुए हैं, नृपति भूषण संस्थापक रहे हैं। 1023 से 1060 ईस्वी तक इनका कार्यावधि माना गया है। इनके उपरांत जगदेव भूषण यहाँ के शासक हुए हैं। इनका 1060 से 1065 ईस्वी का कार्यावधि माना गया है। जगदेव भूषण के पश्चात मधुरांतक देव यहाँ के शासक हुए हैं, जो इनके शासनकाल से इनकी जो गतिविधि है, ये खासकर पुरुषपाल अभिलेख में उल्लेख मिलता है इनके कार्य अवधि का। इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, इन्होंने अपना राजधानी चक्रकोट को बनाया था और इनके जो तिरंगे थे, ध्वज थे, इनको राष्ट्रध्वज मानते हुए बाघ और लांछन धनुष के व्यग्र इनके राष्ट्रध्वज पर अंकित थे। मधुरांतक देव और इनके उपरांत इनके बाद जो सोमेश्वर प्रथम शासक हुए हैं, इनके मध्य युद्ध हुआ था, लंबा युद्ध हुआ था। इस युद्ध को 1069 ईस्वी में कोरापुट और कालाहंडी में के क्षेत्र में माना गया है। इसमें मधुरांतक देव और
सोमेश्वर प्रथम के बीच मध्य संघर्ष हुआ है। इस संघर्ष के उपरांत इनको सत्ता प्राप्त हुई थी और इस सत्ता प्राप्त करने के उपरांत इस वर्ष के इस काल के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इन्होंने भी अपनी राजधानी परिवर्तन किए हैं। 10 से अधिक शिलालेख इनके शासनकाल का मिलता है और इन्होंने अपनी राजधानी भोगवती बनाई थी। इस तरह से 3 बार राजधानी परिवर्तन देख रहे हैं। अधिकांश बारसूर राजधानी था पहले, उसके बाद मधुरांतक देव के शासनकाल में चक्रकोट राजधानी को स्थानांतरित किया गया और सोमेश्वर प्रथम के शासनकाल में भोगवती को राजधानी बनाया गया। हो सकता है शासन सत्ता संचालन करने के दृष्टिकोण से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजधानी को शासकों ने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन किए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। सोमेश्वर प्रथम जो इस काल का सर्वाधिक शक्तिशाली और वीर रण कौशल ऐतिहासिक समृद्धशाली शासक रहा है, इसकी गौरव गाथा कुरुषपाल अभिलेख में उल्लेख है। इन्होंने अपने भूभाग से सिर्फ मधुरांतक देव से युद्ध करके सत्ता हासिल ही केवल नहीं किया, बल्कि जो प्राप्त सत्ता हुई उसके उपरांत उन्होंने युद्ध नीति को जारी रखा, सेना को सशक्तिकरण किया और सुदृढ़ किया, प्रशिक्षित किया। उसके उपरांत उसने विजय अभियान को कार्य रूप में परिणत किया। इस अवसर पर इसने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उग्र के भूभाग को जीता, वेगी को जीता, लेमड़ा के अंचल को अपने साम्राज्य में मिलाया, लांजी को भी अपने साम्राज्य में विलय करने के उपरांत रतनपुर के भूभाग को जीता। उसके पश्चात भद्रपतन, वज्र, कोसल के भूभागों को जीतते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहीं कहीं इतिहास में उल्लेख है कि उसने 6,96,000 ग्राम दक्षिण कोसल के भूभाग को जीत करके उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। ऐसा माना जाता है कि रतनपुर को जीतते समय उस रतनपुर के जो शासक हुए हैं उसके साथ इसकी घमासान युद्ध हुई थी। इस युद्ध में प्रथम बार जब युद्ध हुआ था तो उसको विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन उसकी युद्ध क्षणिक रही। जब रतनपुर में जाजवर देव शासक बने उसके बाद उसने अपने पूर्व के शासक के द्वारा जो रतनपुर की हार हुई थी और रतनपुर के भूभागों पर छिंदक नागवंश के शासकों के द्वारा शासन सत्ता स्थापित कर ली गई थी, छीन लिया गया था, उससे वह बहुत ज्यादा अपमानित हुआ था और इस अपमान को वह धोना चाहता था। जाजवल देव शक्तिशाली पराक्रमी शासक था। एक और सोमेश्वर प्रथम भी शक्तिशाली था। दोनों के सोमेश्वर और जाजवल देव के बीच मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कहा जाता है कि 2 शक्तिशाली शासकों जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते थे, समसामयिक थे, कूटनीतिज्ञ थे और दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो जाजवल देव ने सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया था और उसके द्वारा जितने भी भूभाग पर रतनपुर के भूभाग पर अधिकार कर लिया गया था उस भूभागों को उसने प्राप्त किया था और बहुत सारे सैनिकों और रानियों को भी उसने अपने अधिकार में लिया था। कहा जाता है कि इस अंचल की जो बड़ी रानी थी उसने उससे प्रार्थना किया, निवेदन किया तो उसने उसे पुनः लौटा दिया और रानियों और बच्चों और सैनिकों को भी छोड़ दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। सोमेश्वर प्रथम के बाद कन्हर देव का उल्लेख मिलता है जो कि रतनपुर के राजा पृथ्वीदेव जाजवल देव के उपरांत रतनपुर का शासक बना। इसके साथ युद्ध हुआ था। पृथ्वीदेव कई स्थान पर इसको पराजित किया था और कन्हार देव को पराजित होना पड़ा था। कन्हार देव के बाद जगसिंह देव यहाँ के शासक हुए हैं। जगसिंह के उपरांत सोमेश्वर जो 1208 से 1218 तक इनका शासनकाल मिलता है। सोमेश्वर इनके उपरांत नरसिंह देव 1218 से 1224 तक शासक रहे हैं। कन्हार देव 1224 से 1242 तक। कन्हार देव के उपरांत हरिश्चंद्र देव यहाँ के अंतिम शासक के रूप में इनका वर्णन किया गया है जो 1242 से 1324 ईस्वी तक शासन सत्ता इनका उल्लेख मिलता है। जैसे कि
इस वंश के छिंदक नागवंश के शासकों में सबसे ज्यादा पराक्रमी और सशक्त शक्तिशाली राजनीतिक दृष्टिकोण से, कार्य अवधि के दृष्टिकोण से, चाहे विस्तार के दृष्टिकोण से या साम्राज्य में नया सत्ता परिवर्तन को देखें तो उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली के रूप में सोमेश्वर प्रथम का उल्लेख मिलता है। और सोमेश्वर प्रथम के सामने जितने भी छिंदक नागवंश के शासक हुए हैं उनके बारे में विवरण कम मिलते हैं, पर शासक होने का उल्लेख मिलता है। इस तरह से हम बस्तर के छिंदक नागवंश के शासकों के कार्य प्रणाली और कार्यों को देखते हैं। चूँकि जितने भी समय क्षेत्रीय नागवंश शासक रहे हैं ये आपस में पड़ोसी देशों के साथ लड़ते रहते हैं और उनको हमेशा अपने सैन्य शक्ति को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखना पड़ता था, ताकि कब कौन सा शासक आक्रमण करे और उससे अपने साम्राज्य की सुरक्षा की जाए। इसके लिए सदैव सतत तैयारियों में रहते थे और अवसर में रहते थे, जब जो भी आक्रमण करे उससे सुरक्षा व्यवस्था की जाए, इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे। आप लोग को मैंने पूरे छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्र राज्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान की। इसमें जो भी कठिनाइयाँ होंगी उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उत्तर आपके समझ में नहीं आता है उसको पूछेंगे जरूर और निराकरण करेंगे। धन्यवाद।